कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो? अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। बड़े बड़े विपक्षी नेताओं की बहुएं भारतीय जनता पार्टी के शिविर में। मुलायम सिंह जी की एक बहू अपर्णा, शिबू सोरेन जी की बहू दुर्गा सोरेन आज भारतीय जनता पार्टी में आ गई। शरद पवार जी की बहू, अजित पवार की पत्नी सौमित्रा पवार, और ये सब चुनाव लड़ेंगे इस बार, लग रहा है जहां तक संकेत हैं। यह राजनीति का बदलता हुआ चेहरा है, जहां इतने बड़े बड़े राजनेताओं के परिवार की बहुएं भी अपने परंपरागत राजनीतिक दल को छोड़ रही हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। मैनपुरी का रण क्षेत्र होगा नहीं होगा नहीं कह सकते, राजनीति तो अनिश्चितताओं का भंवरजाल है। लेकिन फिर भी अगर अपर्णा यादव यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतरती हैं तो यकीनन मैनपुरी देश के कुछ महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में से एक हो जाएगी, जहां बहु बनाम बहु मुकाबला होगा। ऐसा बहुत कम होता है। यूं तो राजीव गांधी के खिलाफ मेनका गांधी भी चुनाव लड़ी, लेकिन बहु बनाम बहु का मुझे याद नहीं आता, इतना हाई प्रोफाइल मुकाबला नहीं याद आता। अगर हो गया मैनपुरी में तब स्थिति दूसरी होगी। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। नेताजी यहां से सांसद थे, जब वो दिवंगत हुए उस वक्त वो यहां से सांसद थे, 19 में जीते थे। उनका उत्तराधिकार डिंपल यादव के पास आया, वो बाय इलेक्शन हुआ और वो जीत कर आई, और फिर इस बार पार्टी ने उनको उतारा। डिंपल यादव केवल मुलायम सिंह यादव की बहू ही नहीं, वो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी भी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। इसलिए भी मैनपुरी में महत्वपूर्ण लड़ाई हो जाएगी। यहां पर अपर्णा उनसे कमजोर पड़ती है। जो प्रोफाइल सपा में डिंपल यादव का है, वो प्रोफाइल भाजपा में अपर्णा का कतई नहीं है, ये भी सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी शक्ति और सामर्थ्य तो है, और अगर उसने मन बनाया तो लड़ाई रोचक होगी। जीत हार ईश्वर जाने, लेकिन लड़ाई रोचक हो जाएगी। हालांकि अपर्णा लड़ना चाहेंगी कि नहीं, ये भी एक प्रश्न है। परिवार के बीच में युद्ध जैसी, राजनीतिक युद्ध जैसी स्थिति से बचना चाहेगी क्या? तो उसके लिए योगी सरकार में मंत्री हैं मैनपुरी के ही विधायक जयवीर सिंह, उनका भी नाम चल रहा है। अगर अपर्णा नहीं तो ठाकुर जयवीर सिंह मैनपुरी से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं, ये जान लीजिए। भाजपा इस बार मैनपुरी में वैसा चुनाव नहीं लड़ेगी जैसा उपचुनाव लड़ा था नेताजी के निधन के बाद। तब भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में सक्रिय दिखना भी नहीं चाह रही थी, वो नेताजी के श्रद्धांजलि वाला चुनाव मानकर चल रही थी उसको। लेकिन इस बार भाजपा ताल ठोक कर चुनाव लड़ना चाहती है मैनपुरी में। और एक दूसरा मसला जो उत्तर प्रदेश का है वो ये कि रायबरेली और अमेठी में खामोशी क्यों है? कोई सांस लेने को तैयार नहीं, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। भैया आएंगे कि नहीं, दीदी आएंगी कि नहीं, या ट्विटर से ही काम चलेगा, कोई बताने को तैयार नहीं। कार्यकर्ता निराश है, हताश है।
अखिलेश यादव भी चाहते होंगे कि भाई राहुल भी लड़े, प्रियंका भी लड़े, तो कुछ गठबंधन को भी लाभ मिले, कुछ मोमेंटम बने, कुछ माहौल बने। और हद तो ये कि अलायंस हुए सपा और कांग्रेस में से 18 दिन हो गए, कांग्रेस ने अभी तक 17 उम्मीदवारों में से एक का भी नाम तय नहीं किया, घोषित नहीं किया। राहुल गांधी पर संशय, प्रियंका गांधी पर संशय, कहा जा रहा प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ेंगी, पूरे देश में चुनाव लड़ाएंगी। अरे भाई कब तक चुनाव लड़ाएंगी, खुद भी तो जीत के दिखाना चाहिए नहीं। और राहुल जी को अमेठी में 19 में जो पराजय मिली थी उसका परिमार्जन करना चाहिए था यहां से लड़के। लेकिन सुनने में आ रहा है वो भी अमेठी छोड़ रहे, बहन जी भी अमेठी रायबरेली छोड़ रही, सोनिया जी चली ही गई राजस्थान, उत्तर प्रदेश को नमस्कार प्रणाम करके। ये भी शायद मुद्दत बाद ऐसा अवसर होगा जब गांधी परिवार से कोई सदस्य इस गांधी पट्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा होगा। ये भी शायद बहुत समय बाद ऐसा होगा, बाकी तो आंकड़ा गूगल पर देखना होगा। लेकिन मुझे जहां तक स्मरण है शायद ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा होगा जब यहां से कोई गांधी परिवार का उम्मीदवार लड़ा ना हो। ये समझ लीजिए कि फिरोज गांधी के समय से ये सिलसिला, अगर इस बार कोई नहीं लड़ा अमेठी और रायबरेली से, तो फिरोज गांधी के बाद समय से जो सिलसिला चला था वो अब पहली बार टूट जाएगा। ये भी एक बड़ा प्रश्न है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर इस पूरे दोनों विषयों को समझने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनका चुनाव पर क्या और कितना असर पड़ेगा। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। जब हम कह रहे हैं अब की बार, तो जनता सामने से कह रही है 400 पार। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। तो क्या मैनपुरी में जेठानी बनाम देवरानी होगा मुकाबला? क्या मुलायम सिंह की सियासी विरासत पर आमने सामने होंगी सैफई परिवार की बहुएं? क्या 2024 के चुनावी दंगल में डिंपल यादव बनाम अपर्णा यादव होगी लड़ाई? ये सारे सवाल इसलिए शोर कर रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के मैनपुरी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चारों ओर हैं। दरअसल हाल ही में अपर्णा यादव ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में बीजेपी महामंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही चर्चा चल निकली कि अपर्णा यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से ताल ठोक सकती हैं। दूसरी लिस्ट में पहले एक बार फिर सियासी गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है। वहीं इस पर डिंपल यादव का कहना है कि मैनपुरी में शिद्दत से चुनाव लड़ेगी सपा। बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। यूपी के सियासी गलियारे में सबकी नजर गढ़ वाली सीटों पर ही गढ़ी है। सपा के मैनपुरी वाले गढ़ के अलावा कांग्रेस के गढ़ रायबरेली और राहुल गांधी की पुरानी सीट अमेठी को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। गठबंधन में 17 सीट मिलने के बाद भी कांग्रेस खेमे में उम्मीदवारों को लेकर सन्नाटा सा पसरा है। अमेठी, रायबरेली को लेकर अभी भी गांधी परिवार के उम्मीदवार के कयास लग रहे हैं। हालांकि वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर मुहर लग चुकी है। वहीं प्रियंका गांधी को लेकर अभी तमाम चर्चाएं हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई। उम्मीदवारों का ऐलान अभी बाकी है। विपक्षी दलों के खेमे में जहां अभी कई सीटों पर किंतु परंतु है, वहीं बीजेपी की केसरगंज सरीखी कुछ सीटों पर भी सबकी निगाहें जमी हैं। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी का नारा वही कि अब की बार 400 पार। मात्र अमेठी नहीं, पूरा राष्ट्र तैयार है कि विकास के नए शिखर को छूने के लिए पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनाएगा। जब हम कह रहे हैं अब की बार, तो जनता सामने से कह रही है 400 पार। बहरहाल
चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब सबकी नजरें बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों को निहार रही हैं। वहीं मैनपुरी में यादव परिवार की बहुओं को लेकर चल रही चर्चाओं पर सवाल ये है कि क्या मैनपुरी में डिंपल अपर्णा भिड़ेंगी। सवाल ये भी है कि क्या अमेठी रायबरेली पर अभी कांग्रेस का कोई दांव बाकी है। अव्वल तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष के गढ़ों को ध्वस्त करने में का जो अभियान शुरू किया था उसमें बड़ी सफलता हासिल कर ली। आजमगढ़, रामपुर, अमेठी ध्वस्त करके। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ इलाके हैं जिनको पूरे तौर पर न सही लेकिन एक आंशिक तौर पर आप गढ़ कह सकते हैं। उन्हीं में मैनपुरी है, उन्हीं में रायबरेली है और अमेठी भी है। इसलिए यहां ज्यादा राजनीतिक उत्सुकता है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का बहुत स्वागत है। तारिक खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तारिक खान साहब का बहुत स्वागत है। प्रेम नारायण सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रेम नारायण जी का बहुत स्वागत है। संजय राणा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, संजय जी का बहुत बहुत स्वागत। संजय राणा जी, राजनीतिक लोगों के पास आऊँ उससे पहले आपके पास चलूंगा। मैं हैरान हूं कि जो भारत की सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी है वो अपने होम स्टेट में, मोतीलाल जी से देखिए तो आज तक उत्तर प्रदेश उनका गृह राज्य है उस परिवार का, वहां ये नहीं बता पाई 18 दिन हो गए अखिलेश यादव से गठबंधन अनाउंस हुए कि भैया राहुल गांधी प्रियंका जी लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। नहीं, अच्छा इसमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी भी नहीं थी कि गुप्त रखना है। इतने बड़े नेता का चुनाव गुप्त तो होता नहीं कि एंड टाइम पे पर्ची निकालेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा मान लो लहर चल रही हो तो ऐसा दुस्साहस भी करो। जब तबीयत थोड़ी बुरबुरी हो तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी नहीं। इसके पीछे क्या लग रहा भाई, उत्तर प्रदेश में सबने कुछ ना कुछ उम्मीदवार घोषित कर दिए। बहन जी भी 20-25 लोगों को उम्मीदवारी घोषित कर दी। कांग्रेस बिल्कुल मौन व्रत धारण किए, बताई सांस ही नहीं ले रही कि 17 में कौन लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। ये सारी 17 इनको तारिक खान को दे देंगे कि भाई तुम ही लड़ लो। क्या लग रहा है संजय जी? देखिए अमिताभ जी, आपने इसे कहा कि सबसे बुजुर्ग और सबसे बूढ़ी पार्टी, तो मैं इसको सबसे बुजुर्ग और सबसे बूढ़ी पार्टी के साथ साथ एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं, सैया पे लेटी हुई पार्टी जो उठने की बहुत कोशिश कर रही है लेकिन वेंटिलेटर पे है। देखिए ऐसा होता है 17 सीट आप मांग तो लिया, आपने 17 सीट मांग लीजिए, 200 सीट मांग लीजिए, जो आपकी इच्छा आप मांग सकते हो, उसमें कोई कुरेज नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि आपके पास 17 कैंडिडेट हैं जिसका शीर्ष नेतृत्व जो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे गांधी परिवार का कोई भी सदस्य हो, वो अपनी परंपरागत सीट जो है जहां से उनके बुजुर्ग लड़ते चले आ रहे हैं उसको छोड़ के चले गए, उसको भाग गए हैं। इवन दो रायबरेली से प्रियंका जी का नाम चल रहा था, उन्होंने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। तो इस तरह की अगर चीजें होंगी तो आप समझ सकते हैं कि बाकी कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा प्रदेश में, देश में, कि चुनाव में टिकट कौन ले जब नेता जो सेनापति है, जो राजा है, वही लड़ने को तैयार नहीं है। तो सेना में कहां से उत्साह आएगा, सेना कैसे युद्ध करेगी? और उसके सामने जो सेना खड़ी है, हजारों लाखों करोड़ों की सेना है, और उसमें सबसे बड़ा बात है उसमें एक जो चेहरा है उसके आगे तो इनका सेनापति, इनका राजा भी फेल हो रहा है। तो देखिए ऐसा है जब आपका संगठन खत्म हो जाता है, आपकी पृष्ठभूमि खत्म हो जाती है, आपके पास नैरेटिव खत्म हो जाते हैं, तो आपके पास कार्यकर्ता और सेवक भी नहीं बचते हैं। जब आपके पास कोई नहीं बचेगा तो अमिताभ जी कहां से चुनाव लड़ोगे? 17 तो छोड़िए, हमें लग रहा है 17 नाम भी ढूंढ करके आगे आने वाले 10 दिन में अगर सबको बता दे तो बहुत बड़ा समझ लीजिए उन 17 नेताओं का एहसान होगा और कांग्रेस पार्टी में उनका परोपकार होगा कि उन्होंने अपना नाम और इतनी हिम्मत दिखाई कि 17 सीटों पर लड़ सके। समस्या क्या है, उत्तर प्रदेश में उनका संगठन तकरीबन संजय राणा अभी रुकना होगा। मुझे लग रहा है अखिलेश जी सोच रहे होंगे तेजस्वी की तरह कि गुरु ज्यादा दे दी क्या है। उनके यहाँ कम से कम लड़ने वाले तो हैं, लड़ने वाले की तो कमी नहीं। सफाई खुद भी स्वभाव से भी योद्धा होता है। वो सोच रहे हो कि गुरु लग रहा ज्यादा ही दे दिए, साथ ही दे देते तो साथ में भी नहीं घुसते। खैर, प्रेम नारायण जी, रात में बच्चा कमरे में जाने से डरे, कहे भूत है, अंधेरा है, वहां नहीं जाएंगे, तो पिता या माता में से किसी एक को जाना पड़ता है उसके भय को दूर करने के लिए। क्या
और अगर पिता और माता भी भूत से डर के भागे तो बच्चा कहां जाएगा? नहीं। कांग्रेस को यह साहस तो दिखाना चाहिए था गांधी परिवार को कि सोनिया जी ना सही, हम दोनों भाई बहन हैं, आ गए अमेठी रायबरेली, यही मोर्चा बनाएंगे थाम। कुछ नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि वो देश भर में चुनाव लड़ाएंगे। अरे अपने जीतने की तो पहले गारंटी करो भाई। ये समझ नहीं आया। मतलब छोटी बड़ी सब पार्टियों ने उम्मीदवार दो दो चार चार छोड़ के सब घोषित कर दिए। कांग्रेस सांस नहीं ले रही। नहीं, वो 17 सीटों वाला कागज जेब में रखे हो, बाकी कुछ नहीं। प्रेम नारायण जी, भाई देखो अनम्यूट म्यूट का जी, ठीक आ गई आवाज, आगे आगे जी जी। तो पहली चीज तो ये है ना कि जो तथाकथित जो विश्व की सबसे मजबूत पार्टी है, उन्होंने कौन से अभी तीर मार लिए भाई? उन्होंने कौन से घोषित कर लिए? वो जब दुनिया के सबसे 90 बहुत बड़े पराक्रमी लोग हैं, वो तो अभी नहीं कर पाए ना। बरेली घोषित नहीं कर पाए, बदायूं घोषित नहीं कर पा रहे, तो वहां सवाल नहीं उठता है क्यों? दुनिया के सबसे पराक्रमी व्यक्ति हैं। लेकिन एक पंक्ति है ना जी, घुटने पर चलने वाले लोग और दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले लोग। घुटनों पर चलने वाले लोग और दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले लोग आईना दूसरों को वो दिखाते हैं जो दूसरे की तरफ उछल उछल के अपना चेहरा देखना है जिनको। ठीक है ना? कांग्रेस पार्टी, हमारे विश्लेषक महोदय कह रहे थे वो 17 एहसान कर देंगे। अरे मानवा आइए लखनऊ, हम आपको दिखाते हैं कितने नेता, प्रत्येक सीट पर कितने दावेदार। और दूसरी चीज, आप कहते हैं कि अखिलेश जी को दे दे सीट, नीतीश जी को दे दे, तेजस्वी जी को दे दे। ये हमारा इंडिया परिवार का मसला है जी। कौन किसको घोषित कर रहा है, कौन किसको घोषित नहीं कर रहा है, ये हमारा चल रहा है कि भाई किसको कहाँ घोषित करना है, किसको घोषित नहीं करना है। प्राथमिकता इसकी है, ठीक है, जरूरत इस चीज पर है। ठीक है प्रेम नारायण जी, बिल्कुल देख करके ये इस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक, इस चीज की जरूरत नहीं है ठीक, कि किसने टिकट घोषित किया, किसने नहीं किया। अभी प्रियंका जी राहुल जी का घोषित हो जाता तो इसी डिबेट पे आप बैठ के कह रहे थे पहले उन्होंने परिवार कर लिया, दूसरा किसी को दे। ठीक है प्रेम नारायण जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुक जा। इतना तेज पार्टी को चलना चाहिए, इतना तेज प्रवक्ता को नहीं। आप रुको, पार्टी तेज चले तो उसका लाभ होगा। आप तो रुको। प्रेम नारायण भाई ने कही कि भाई दूसरे वाले कौन कर दिए, वो तो 51 सीटें अनाउंस कर दिए भैया हैं। आप तो एक तो घोषित करते, मुंह तो जुठारते। खैर चलो ठीक है, हम कह रहे कांग्रेस विदेह हो गई है, बैरागी बाबा हो गई है, वो कह रही है हम ना भी घोषित करें तो आपको क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, मत घोषित करो। फिर ये जवरिया घोषित कर देंगे सपा वाले अपने वहां। ये भी तो होशियार लोग हैं, आज से चुनाव लड़ रहे। आप मत करो घोषित, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। कांग्रेस को क्या सबको अधिकार है भाई घोषित करो नहीं करो। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात, प्रेम नारायण भाई रुक जाइए, मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही, गांधी परिवार पप्पू गुड्डू पप्पू टिम्पू चिमटू नहीं है। जब वो कहता है कि हम फैंटम है इंडियन पॉलिटिक्स के, तो फिर साहस दिखाना चाहिए था ना। पीछे छुप के राजनीति नहीं होती, नेतृत्व नहीं होता। नेतृत्व के लिए जोखिम पहला पार्ट है, जोखिम उठाना चाहिए। ठीक, रुक जाइए भैया, रुक जाइए। प्रेम नारायण जी, जोखिम उठाया तो था 19 में, राहुल गांधी ने हार के चले गए अमेठी, फिर छोड़ दिया। खैर चलिए ठीक है, सोनिया जी छोड़ी गई उत्तर प्रदेश, प्रियंका जी पूरे विश्व में चुनाव लड़ाएंगी, वो आएंगी नहीं उत्तर प्रदेश, तो जय श्री राम, फिर तो ठीक ही है। खैर तारिक खान, वो तो कांग्रेस, आपको साइकिल के पीछे बैठने वाले भी ऐसे मिले क्या जो साइकिल ही को हिलाए डुलाए दे रहे हैं? नहीं, साथी भी मजबूत मिलता तो कम से कम कुछ राहत होती कि भाई चलो उनकी तरफ से भी 4 मजबूत आदमी लड़ेंगे तो एक माहौल बनता है। बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं तो माहौल बनता है, वो केवल एक सीट का मसला नहीं होता, वो आसपास की 10 सीटों को प्रभावित करते हैं। ठीक, अगर वहां ऐसा नहीं है तब तो फिर ठीक है। लेकिन खैर हम भी समझना चाह रहे हैं
कि आपके लिए मैनपुरी गढ़ भी है और इमोशनल सीट भी है, क्योंकि नेताजी वहाँ से अपने जीवन के उत्तरार्ध में वहीं से लोकसभा पहुँचे। बाद में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर समझ लीजिए डिम्पल जी आई बाई इलेक्शंस। अब चर्चा हो रही है कि बहू बनाम बहू का मुकाबला हो जाएगा। तारिक खान, ये मामला थोड़ा ज्यादा रोचक हो जाएगा, क्योंकि अभी जेठ और बहू की लड़ाई तो हुई, राजीव गांधी वर्सेस मेनका गांधी, लेकिन बहू बनाम बहू का संघर्ष, ये मुझे लग रहा है मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर हो जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी और मेनका गांधी आपस में चुनाव नहीं लड़ी। तो मैनपुरी मुझे लग रहा है फिर देश के सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज चुनाव क्षेत्र के रूप में फिर जाना जाएगा। तारिक खान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अभी बीजेपी के पास मौके थे अपर्णा जी को कुछ बनाने का, बहुत मौके आए, कुछ बनाया नहीं। अब भेज कहाँ रहे हैं आप भी समझ सकते हैं। अगर भेज रहे, ये सब खेल जो भारतीय जनता पार्टी के, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ बघेल को लड़ाने, बहुत बड़े नेता हैं, नेताजी की सुरक्षा करते थे, लड़ जाओ, देखेंगे। 2 डिप्टी सीएम है इनके, उनमें से बहू को लड़ाने में क्या समस्या भाई? बहू छोटी नेता है क्या? गजब कर रहे हो। कोई रोक लेगा क्या? आप रोकेंगे या हम? जी, इसमें तो बहू से बड़े नेता की बात कर रहा हूं ना। आए ना, आए, चले गए, आए, लड़े ना। किसने रोका है? किसने रोका है भाई? और सीट बदलने की बात है तो अटल बिहारी वाजपेयी 4 राज्य बदल बदल के लड़े थे चुनाव, आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। 57 में 3 जगह से लड़े, आगरा, बलरामपुर और लखनऊ। आगरा में जमानत जब्त हो गई, लखनऊ हार गए, बलरामपुर जीते, फिर लखनऊ छोड़ के चले गए, 20-30 साल बाद लौटे। तो डरपोक थे क्या अटल बिहारी वाजपेयी? डरपोक थे? मैं नहीं कहूंगा ये बात, ये शब्द मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप कहना चाहें तो कह सकते, क्योंकि मेरे मन में सम्मान है अटल बिहारी। और फिर राजनाथ सिंह ने भी सीट बदली थी, वो भी डरपोक थे शायद। तो ये सीट बदलना जो है, लगता है किसी को कि यहाँ समीकरण नहीं सही है तो वो दूसरी जगह चला जाता है, जहां से मर्जी आएगा लड़ेगा, और सब लोग लड़ाएंगे। और आपने ब्रिजभूषण का टिकट घोषित कर दिया, लग रहा है कैसरगंज घोषित कर दिया, तमाम आपने ये जो मेनका गांधी, वरुण गांधी, लोगों का टिकट घोषित कहाँ किया? अभी तो सबको टिकट देना बाकी है। तो कांग्रेस भी अपना मंथन कर रही है, तो लग रहा है कांग्रेस ने गुनाह कर दिया मंथन करके। अरे भाई, राजनीति में उसको ये अधिकार है मंथन करने का, वो करेगी। अब एक नारा चल रहा है, राहुल गांधी भाग गए और प्रियंका गांधी भाग गई, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी भाग गए थे, फिर मानना पड़ेगा इस बात को। और हिंदुस्तान की राजनीति में जितने लोगों ने सीट छोड़ी और दूसरी जगह से लड़े, हार जीत डर से, सब डरपोक, सब डरपोक। मान लीजिए ये बात, अगर इस बात को मानते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में जो अभी सिनेरियो है उसको मान लो। ठीक है तारिक खान, आगे बात, आगे तारिक खान थोड़ा आगे बात, आगे दोस्त, आगे। तारिक खान थोड़ा भटकाव का शिकार हो गए। बागपत की सीट चरण सिंह की, छिंदवाड़ा कमलनाथ, और रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, ये गांधी पट्टी, कुछ इलाके ऐसे होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। बाकी सब जगह से लड़ते रहते हैं, सीट बदलते रहते हैं, कोई सवाल नहीं उठाता। मुलायम सिंह जी पे भी हमने कहां सवाल उठाया? वो आजमगढ़ चले गए, कोई भी नहीं कहा कि छोटे नेता बड़े नेता, लड़ो चाहे जहां से लड़ो। लेकिन जब आप ये कहते हो कि ये पट्टी हमारी है, पट्टेदार हम हैं इसके, हमारा इससे घर का रिश्ता है, हमारे अलावा यहां को क्या? मुझे याद है अरुण नेहरू जब चुनाव लड़े थे तो प्रियंका ने क्या जाके कहा था? तारिक खान जैसे नौजवान लोगों को सीखना चाहिए। क्या कहा था प्रियंका ने जाके? कि इनकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे घर में आके चुनाव लड़ने की? आपकी रजिस्ट्री है वहां, इसलिए सवाल उठ रहा। बाबा, आप लोड नहीं लो ज्यादा। गांधी परिवार ने अपने आप प्रचारित किया कि यहां की रजिस्ट्री हमने करा ली है। मुझे प्रियंका के शब्द याद है कि जिसने मेरे बाप की पीठ में छुरा भोंका, उसकी हिम्मत कैसे हुई चुनाव लड़ने की हमारे घर में। इसलिए जब आपका घर है तो पूछ लेना, भैया मकान बेच दिया गया तो कोई गुनाह है क्या?
अरे ब्रजभूषण जैसे 36 ने कहीं लड़े चुनाव और न लड़े तो कौन से देश हिल जाएगा? या तो फिर कह दो राहुल गांधी ब्रजभूषण बराबर है, बोल दो ना, उन पर हम क्यों बहस करेंगे? लेकिन गांधी परिवार भारत के किसी राजनीतिक परिवार के साथ इक्वेट नहीं हो सकता ना। जो 45 साल शासन कर लिया परिवार, उसकी तुलना ब्रजभूषण से कर देंगे? 6 बार के सांसद तो देश में बहुत लोग हैं भाई, क्या बात हो गई इसमें? मसला ये नहीं, इतना छोटा मसला भी नहीं गांधी परिवार का भाई। सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी थी कि हमारा रिश्ता क्या है इस पट्टी से, इसलिए सवाल उठ रहा है, अन्यथा क्यों उठता? खैर, और मैं तो ये एक नेता पता नहीं अब है कि नहीं है, रायबरेली में अमेठी में एक नेता हुआ करते थे जगदीश पीयूष, अब पता नहीं है कि नहीं है। वो बात बता रहा हूं 30 साल पहले की। वो कभी भी थे, राजीव गांधी के बड़े निकट थे। फिर उनने बाद में ये नारा उन्हीं दिया, अमेठी का डंका बेटी प्रियंका, प्रियंका लाओ अमेठी बचाओ या रायबरेली बचाओ, ऐसा नारा वो ही लेके आए थे जगदीश पीयूष। क्या इसलिए पूछ लिया तो आप लोग नाराज हो गए भाई कि ऐसा कैसे पूछ लिया, वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ऐसी नाराजगी की बात नहीं होनी चाहिए, बड़े नेता हो इसीलिए पूछ रहे हैं। अन्यथा शिव प्रकाश जायसवाल चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे थोड़े पूछ रहे, लड़े तो भला और न लड़े तो भला, भैया तारिक खान है ना। हम तो रेवती रमन जी के बारे में भी नहीं पूछ रहे, हम तो डिम्पल जी और अखिलेश जी और बहुत मान लो धर्मेंद्र जी, इसके आगे कहां जा रहे हैं? खैर, प्रशांत पटेल जी, एक तो बहू बनाम बहू की बड़ी चर्चा है, मैं नहीं जानता लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, क्योंकि भाजपा भी बड़ी कौतुकी पार्टी है। अब लेकिन अगर ऐसा मुकाबला हुआ तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। और एक विषय ये आपके विरोधी कह रहे हैं कि भाई हम पर सवाल उठे, उससे पहले भाजपा को ने भी अभी तमाम टिकटें होल्ड कर रखी, उसमें ब्रजभूषण से लेके वरुण गांधी से लेके मेनका तक तमाम लोग हैं, संतोष गंगवार तक। प्रशांत पटेल जी, आपने भी इंतजार को लंबा कर दिया, बड़े बड़े सूरमा इस वक्त सांस रोके घूम रहे, नहीं चाहे वीके सिंह हो, चाहे वरुण हो, चाहे मेनका हो। जी अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया। देखिएगा, आज अगर इस 18वीं लोकसभा में देखें तो सबसे अधिक जो कैंडिडेट पूरे देश में घोषित किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं, लगभग 350 के करीब जो हमने जो अपनी सीटें हैं डिक्लेयर कर दी हैं। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो पहली लिस्ट में 80 में से 51 भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी हैं और 4-5 सीटें हमारे सहयोगी दलों ने घोषित कर दी। लगभग 56-57 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी हैं। अगर इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में और चुनाव लड़ने वाले किसी दल ने घोषित की हैं तो बताइए। 2/3 से अधिक तो हम घोषित कर चुके हैं जब चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई थी, और 23 सीटें ही उत्तर प्रदेश में मात्र बची हुई हैं। और वो भी मैं बता देना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए, 22-23 तारीख तक सारी जो सीटें वो भी डिक्लेयर हो जाएंगी और उसमें कोई बहुत विलंब वाली बात नहीं, और बाकी अन्य राज्यों की भी घोषित हो जाएंगी। तो हम सभी दलों से फिर भी हम आगे रहेंगे। और आपका प्रश्न वाजिब है कि अगर कांग्रेस को 17 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली हैं और कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है, 3 राज्यों में उनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार रहा है, तो उनको भी घोषित करने से, खास करके अमेठी और रायबरेली में भी कम से कम तो वहाँ पे 2 जगह तो घोषित कर देते। जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर राहुल गांधी अपना निश्चित करें कि यहाँ पे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना। पिछली चुनाव समिति भी जो कांग्रेस की हुई थी उसमें भी राहुल जी को जुड़ना था वर्चुअली, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए। तो कांग्रेस का शीर्ष नेता तो परेशान है कि राहुल जी क्लियर करें कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अभी तक तो कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बिजी थे, लेकिन वो यात्रा भी अब तो समाप्त हो चुकी है। अब हो सकता है कि वो डिक्लेयर कर दें, तो प्रश्न उन पे बनता है। बाकी हम लोग तो पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं। और कौन लड़ेगा, मैनपुरी से कहाँ लड़ेगा, कैसरगंज से कौन लड़ेगा, वो हमारी चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। जैसे चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें निश्चित तौर पर उसके अगले दिन ही स्पष्ट हो जाएगा, उसकी लिस्ट आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में सारी 80 की 80 सीटों की लिस्ट आ जाएगी। नहीं, अच्छा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से
अभी तक उनकी उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई और वो कुछ बादल जो है वो घने हैं, संभावना ज़्यादा यही कि नहीं लड़ रहे हैं। ठीक, इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ फील गुड हो रहा है? पिछली बार भी राहुल जी लड़े थे अमेठी में, परिणाम आपको पता ही है, और शायद उनको इस बार भय है कि देखिए अब राहुल जी ने अपना कैंडिडेट तो वायनाड से उनकी पहली लिस्ट में घोषित हो गया, लेकिन अमेठी से अभी तक नहीं घोषित हुआ है जी। तो इसका मतलब कि उनको भय है कि वो इस बार भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सोनिया जी के तो चलिए समझ में आता है, उनका स्वास्थ्य का हवाला देकर के उनकी आयु अधिक है। प्रियंका जी भी हिम्मत नहीं कर पा रही है। 2022 के चुनाव में प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में लीड रोल में थी, कोई परिणाम नहीं निकला, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों लोग हिम्मत कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की। संजय राणा, एक मतलब दो ढाई 3 दशक से मैं एक फ्रेज सुन रहा हूं कि कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड, तुरुप का पत्ता प्रियंका है, बंद मुट्ठी है, जब खुलेगी तो जलजला आ जाएगा। क्या? मैं उस पर कोई प्रतिवाद नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं अगर वो मुट्ठी है बंद और तुरुप का पत्ता है तो ऐसे बुरे वक्त में तो खुली जाना चाहिए। नहीं, जब कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की, 44 पर आ गई लोकसभा में, तो खुली जाना चाहिए। नहीं, अभी नहीं आएंगी मदद करने प्रियंका जी, तो कब आएंगी? या तो वो ये सोच रही होंगी प्रियंका जी कि 44 से भी नीचे जाएगी तब हम आएंगे 29 के चुनाव में। वैसे हमारे जैसे राजनीति के विद्यार्थियों के समझ ये कहती है कि यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम है कांग्रेस के लिए, जब भाई और बहन दोनों को मोर्चा संभालना चाहिए। संजय राणा, देखिए अमिताभ जी, देखिए कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो जो खाक की मुट्ठी है वो खुल चुकी है। देखिए ऐसा है कि किसी भी नेता को, किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो होता है, हार जीत चुनाव में लगी रहती है। अगर आपको लग रहा है कि आप हार भी जाओगे फिर भी आपको आके चुनाव लड़ना चाहिए। इसे भी हमारे मित्र बोल रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी 4 जगह से नहीं, वो परिस्थितियां दूसरी थी। तारिक खान अभी नौजवान लोग हैं, वो परिस्थितियां दूसरी थी। अभी वो उससे तुलना मत करिए, वो विषय बदल जाएगा। देखिए बिल्कुल उस तुलना में नहीं कर रहे, हम ये बोलना चाहते हैं, देखिए नेता है, आपको नेतागिरी करनी पड़ेगी। जनता आपको एक्सेप्ट करती है, आपकी विचारधारा से भी एक्सेप्ट करती है, आपके फेस वैल्यू से। देखिए अभी 2022 का चुनाव हुआ तो बोला गया था, पहले बोला जाता था कि इंदिरा गांधी का प्रतिबिंब है इनके अंदर, ये उनकी कॉपी दिखती है, इंदिरा जी की तरह दिखती है। 22 में आपने देखा था लड़की लड़ सकती है, धराशायी हो गई लड़की। तो मतलब टाटा फुस 98% जो सीट थी, जगह थी, वहां पे जमानत जब्त हो गई थी। तो देखिए ऐसा होता है कि आप सिर्फ बोल देने से, कमरे में एयर कंडीशन के 4 आदमी बैठ गए और बोल दे कि हमारी नेता ये है और ये सुपर लीडर है, ऐसा नहीं होता है। धरातल पे क्या है, कौन कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपने देखा होगा तकरीबन 2000 से बोला जा रहा था, 2004 में जब राहुल गांधी साहब लॉन्च हुए थे, उसके बाद जब ये कंटिन्यूसली हारने लगे 14 के बाद, बोला गया इनको लाया जाए। भाई इनको लाया गया, प्रयोग किया गया, लेकिन प्रयोग फिर फेल हो गया है। नहीं, अभी वो खुद चुनाव नहीं लड़ी। ठीक है संजय राणा, अभी रुकना होगा। मैं प्रेम नारायण भाई के पास चलूंगा। प्रेम नारायण जी, ममता बनर्जी ने कहा था, हालांकि अब उनसे आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, उन्हें सीट नहीं दी बंगाल में, लेकिन फिर भी गठबंधन में तो है, अभी छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि प्रियंका बनारस में चुनाव लड़ें इंडिया गठबंधन की तरफ से। चलो बनारस ना सही, वहां मामला कैड़ा हो जाता, लेकिन अपने घर से तो लड़ना चाहिए। आखिर कब तक ये रहेगा कि प्रियंका जी आएंगी? नहीं, कौन जीता है तेरे जुल्फ के एक शेर आपको समर्पित करते हैं। तारिक खान आप भी सुन लो शेर भाई, आपको शेर और शायरी की समझ है। कौन जीता है, ये कांग्रेस के लिए प्रियंका जी के संदर्भ में कह रहे हैं, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। क्या कब आएंगी? अभी नहीं आएंगी तो 44 पर आ गई पार्टी। अगर प्रियंका जी कुछ कर सकती हैं, रिजल्ट दे सकती हैं, तो उनको लड़ना चाहिए। नहीं नहीं, पहली चीज तो अभी जैसे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि उन्होंने कहा था ये मेरा घर है, उस घर को लेकर के एक बहुत बड़े नेता हमारे देश में है जो कहीं से भी गुजरते हो, वो शमशान से, कब्रिस्तान से, टेलीफोन टावर से, गंगा के किनारे से, कहीं भी, तो उनके सब जगह से रिश्ते हो जाते हैं, उनके घर हो जाते हैं। तो क्या वो सारे घरों से चुनाव लड़ रहे हैं? पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, समस्या ये है अमिताभ जी, बड़ा कभी कभी लगता है कि स्थिति क्या है। स्थिति ये नहीं है कि प्रियंका जी चुनाव लड़ रही या नहीं लड़ रही। अच्छा,
प्रियंका जी स्थिति एक एक कार्यकर्ता, देखिए ये कोई उसकी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुनाव में लगातार अपने तरीके से संगठन पे काम कर रही है, बूथ से लेकर के सेक्टर से लेकर काम कर रही है। कांग्रेस ने जब जब काम किया है सभी के लिए काम किया है। कांग्रेस ने आगे चुनाव लड़ने के लिए जो बातें की उस पर काम कर रही है। चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये पार्टी तय करेगी, और जो सभी को ध्यान में रख के, दरअसल क्या है ये चाहिए मीडिया को, मैंने फिर वही कहा उतना, राहुल प्रियंका जी घोषित हो जाए तो बोले वो घर ही घर लड़ रहे हैं, और अगर वो घोषित अभी नहीं हुए तो वो क्यों नहीं हुए, और घोषित हो जाए तो फिर इनमें से ये कैसे घोषित हो गए, इनमें से ये कमजोर है ये मजबूत है। जैसे आरएलडी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में था, उसका कोई वजूद नहीं था, एनडीए में पहुंच गया, बोले वो पश्चिम उत्तर प्रदेश अब एकदम खाली हो गया। तो बड़ी चीज ये नहीं है ना, हमारी नजर में, हमारे कार्यकर्ता की नजर में, और ये खाक हो गई राख हो गई, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है प्रेमनाथ जी, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी, ठीक है, आ गई बात, आ गई भाई, आ गई बात, आ गई। कतई न लड़ो, पूरे जीवन चुनाव लड़ाने वाले बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत क्या है। ठीक है, रुको भाई, रुक जाओ दादा, रुको दादा। तारिक खान के पास में चलूं, सवाल दूसरा लूंगा, लेकिन एक उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के 52 और 57 के चुनाव का जिक्र किया, तो उस पर मैं एक टिप्पणी जरूर कर दूं कि जब ये विषय आया कि जनसंघ लड़े कि नहीं लड़े, उस वक्त स्थिति ये थी तारिक कि न दफ्तर था, न मेज कुर्सी थी कहीं, न बोर्ड लगा था, न कार्यकर्ता थे, ठीक देश में। तो हुआ कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी को 3 जगह से लड़ाया जाए, तो कुछ लोगों ने कहा कि वाजपेयी जी को क्यों 3 जगह से अटल जी को लड़ाना चाहते हैं, तो दीनदयाल जी ने कहा कि हारेंगे लेकिन कम से कम पार्टी का नाम तो लोग जानेंगे जहां जहां वाजपेयी जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए वो लड़ाई कैसी थी वो पता है, इसलिए उस विषय को यहां तो एक मिनट भाई तुलना मत करिए। मैं दूसरे बात आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी समझ ये कहती है कि गठबंधन में दोनों पार्टियां जोर लगाएं, दोनों पार्टियों के बड़े नेता युद्ध में उतरे, बड़े सेनापति, तो एक माहौल बनता है। नहीं, अमेठी से कोई रामलाल श्यामलाल लड़ेगा, रायबरेली से भी लड़ेगा, कोई खाली तो जाएगा नहीं, सीट अगर दी है कांग्रेस को, ठीक। लेकिन अगर राहुल गांधी और प्रियंका जी लड़ती तो कुछ आपको भी सपोर्ट मिलता। नहीं, बड़ा नेता जहां से भी चुनाव लड़ता है, उसके चुनाव लड़ने का बात केवल ये नहीं होती है कि वो अपनी सीट के लिए लड़ रहा है, वो उस इलाके को भी जागृत करता है, ऐसा मेरे जैसे छोटे लोग मानते हैं। तारिक खान, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही भाई, आ रही। मैं कह रहा हूँ बड़े नेता फिर डिप्टी सीएम भी तो हैं दोनों, वो लोग लड़ जाए ना, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, वो भी तो बड़े नेता हैं, आके लड़े ना मैनपुरी, तब भी तो बात बनेगी, तब भी क्या दिक्कत है भाई, बढ़िया मुकाबला होगा। और उनको तो हारने की आदत है, मौर्य जी को, फिर हार जाएंगे। एक बार हारे फिर हार के राज्यसभा चले जाएंगे, विधानसभा हारे एमएलसी बनो, लोकसभा हारे राज्यसभा जाओ, क्या कॉम्बिनेशन है, मजा आ गया। अच्छा, अटल बिहारी की बात की तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, मुरली मनोहर का किया जा सकता है, इलाहाबाद से लड़े फिर कानपुर चले गए हार के। हाँ, ये भी 50 सीट बदलने में किसको ऐतराज है बाबू? डिस्कशन हो रहा है कि वायनाड में दिक्कत है बदलने में। ना ना, आप समझ ही नहीं पा रहे उस विषय को, आप उस विषय को छोड़ दो बाबू, उसको छोड़ दो, हाँ छोड़ दीजिए उस विषय, दूसरा विषय आप पर चर्चा कर लो, है ना। आप समझ नहीं पा रहे दोस्तों उस बात को, ठीक। गांधी पट्टी, अरे रुको भाई, गांधी पट्टी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। जब अखिलेश यादव जन्मे नहीं थे तब फिरोज गांधी वहां से चुनाव लड़के जीते थे, समझ गए ना आप। और जब आप भी नहीं जन्मे थे तब अटल बिहारी लड़ते थे, इसलिए भाई साहब ये मत समझाओ। नहीं, आप जब नहीं जन्मे थे तब भी तो अटल बिहारी लड़ते, 51 में। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी ये कहा, एक सेकंड रुकिए, आप पहले आपसे आज लंबी चर्चा इसी विषय पर हो जाए ताकि वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए। एक मिनट भाई तारिक, एक मिनट तारिक भाई, एक मिनट तारिक भाई, रुकना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कब कहा कि ये मेरा घर है, यहां से कोई माइकलाल दूसरा कैसे लड़ने आ गया? किसी इलाके के लिए बोला, वो तो गांधीनगर से भी जीत लड़े, नई दिल्ली से भी लड़े, बलरामपुर से भी लड़े, मथुरा से भी लड़े, लखनऊ से भी लड़े,
तो डर था ना, जहां जहां हारने का डर होता था तो छोड़ देते थे। जब अच्छा, लखनऊ कई बार ठीक, लड़के नहीं आपकी जीत बात पाए, मैं मान ली तो तारिक छोड़ खान, दिया। अब इस थेतराई में मैं नहीं पढ़ सकता, आपकी बात मान ली, ठीक, मैं थेतराई में नहीं पढ़ सकता आपके साथ। नहीं तो यही ना, बात ना, मैं तो ना, कह रहा नहीं, हूं नहीं, नहीं, कि मैं लोगों के वो यहाँ मेरा स्तर नहीं मित्र, मैं लोगों थेतराई में की नहीं पढ़ता। सीट छोड़ने का, ठीक, रुक जाइए, सीट आ गई बात छोड़ने आपकी, का आ गई। इतिहास जो रहा। कांग्रेस अपने को डिफेंड नहीं कर रही, वो सपा डिफेंड कर रही है कि राहुल गांधी वायनाड क्यों चले गए। गजब हो गया, ये बात नहीं है, हक गजब कर दिया है। अपना तो देख लो यार, पहले 3 सीट है लोकसभा में और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो यार। आप रामपुर हार गए, डिपेंड कर रहे हैं जो आप आजमगढ़ हार गए, जहां से अखिलेश खुद थे वो। गजब बात करते हो भाई। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, अपना तो हश्र देखो मित्र। कांग्रेस अमेठी हार जाए, रामपुर सपा हार गई, छोटी घटना है क्या? और वायनाड को डिफेंड कर रहे हैं। अरे आप आजमगढ़ देखो, रामपुर देखो भाई, आप कहां वायनाड चले गए? आपको वायनाड में से कुछ करना है नहीं ना, सपा को क्या लेना देना वायनाड से? उसको तो जाना नहीं कभी वायनाड कर। चलिए ठीक है, प्रशांत पटेल, ठीक, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। प्रशांत पटेल, कहा जा रहा है कि भाई सीट तो सब बदलते रहे और अटल बिहारी वाजपेयी भी बदलते रहे और मुरली मनोहर जोशी भी बदलते रहे और जॉर्ज फर्नांडिस भी बदलते रहे और आदि आदि, क्या है ना। खैर, मैं उस बहस से कुछ दूसरा रंग दे दिया गया। मैं सिर्फ इतनी सी बात समझना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मुझे कांग्रेस की ओर से गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में लड़ता नहीं दिख रहा। ठीक, ये मेरी समझ कह रही है। अभी लड़ भी सकता है, क्योंकि जब लोग ये कहते हैं कि पार्टी का आला कमान तय करेगा टिकट, तो मुझे हंसी आती है। अखिलेश यादव के लिए कोई आला कमान दूसरा है नहीं, वो खुद है। क्या अगर डिंपल जी ये कहें कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, तो वो तो खुद ही राष्ट्रीय नेतृत्व है। वैसे ही जब कांग्रेस में लोग कहते हैं राहुल जी की टिकट पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, तो हंसी आती है। हालांकि मुंह ढक लेता हूं, लेकिन हंसी आती है। राहुल गांधी ही नेतृत्व है भाई, और कौन नेतृत्व है वहां? खैर चलिए, ठीक है, ठीक है, रुक जाइए। मैं समझना चाह रहा हूं, 2 गांधी आपके फोल्ड में भी हैं, एक वरुण और एक वरुण की माताजी सोनिया जी की देवरानी, राहुल जी की चाची मेनका गांधी। संकट के बादल उनके ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। मौसम की भविष्यवाणी वहां भी ठीक नहीं सुनाई दे रही है, राजनीतिक मौसम की। क्या उत्तर प्रदेश गांधी परिवार की उपस्थिति से शून्य हो जाएगा इस 2024 के चुनाव में? प्रशांत पटेल, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही परिवारवाद के विरोध में है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चलता, शीर्ष नेतृत्व चलता है, और जो जिसको चुनाव समिति डिसाइड करेगी वो चुनाव लड़ेगा। जो योग्य कैंडिडेट होगा, जिताऊ होगा, वो जीतेगा। हमारे पास कोई कार्यकर्ता नेताओं की तो उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी किसी स्टेट में कमी है नहीं, और कुछ ही सीटें बची उत्तर प्रदेश में। 5-7 दिन में मैक्सिमम, मुझे लगता है 5 दिन में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जो भी होगा कोई, लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं कह सकती कि कौन चुनाव लड़ेगा। अभी इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, अभी निश्चित भी नहीं है। जब तक हमारी आधिकारिक लिस्ट ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस में तो नेतृत्व का संकट है ही। जिनको टिकट मिल रहा है वो भी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। अभी अहमदाबाद ईस्ट में इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, कई स्टेट में प्रचार करने जाते हैं, रोहन गुप्ता जी, उनको टिकट मिला, उन्होंने मना कर दिया। बिहार में जो सबसे बड़ा जो इंडिया अलायंस की बात हुई थी, बिहार से प्रारंभ हुई थी। आज वहां पर भी, अभी भी वहां पर इनका अलायंस फाइनल नहीं हो पाया है आरजेडी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। हमारा तो बिहार में अलायंस फाइनल हो गया, हमारे सब टिकट भी डिक्लेयर हो गई। 4-5 दिन में वहां पे हमारे प्रत्याशी भी, जो हमारे सहयोगी दलों के साथ, सब घोषित हो जाएंगे। तो ये तो देखिए संकट है कांग्रेस पार्टी के पास। हर जगह ये कैंडिडेट अभी भी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश का ही खाली बात नहीं, हर स्टेट में यही हाल है। और उसका कारण है कि राहुल गांधी भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने सेफ सीट वायनाड चुन ली। वायनाड में भी अब सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं, वायनाड सेफ है ये मैं नहीं कह सकता। वहां डी राजा की पत्नी एनी राजा चुनाव लड़ रही है मजबूत उम्मीदवार के तौर पर। ठीक, पहले जैसा मामला नहीं है वायनाड में। ये गलतफहमी तो कांग्रेस ने दूर कर ली। पहले वायनाड की स्थिति दूसरी थी, इस बार तो लेफ्ट सुरक्षित नहीं। हाँ भाई साहब, ऐसा नहीं कह सकते कि सेफ सीट नहीं। चुनाव होगा, आपको प्रूव करना होगा कि आप जीत सकते हैं। खैर, संजय राणा में एक बुनियाद बड़ा सवाल मेरी दृष्टि में, बाकी तो बड़े बड़े नेता हैं, सब अपनी दृष्टि उनकी अलग अलग है। मेरी से छोटे जिसकी समझ है उसकी दृष्टि कहती है कि
अगर गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव में नहीं उतरा तो 52 में भारत में चुनाव शुरू हुआ, ठीक। 52 से लेके आज तक ये पहला अवसर होगा जब उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। राहुल और प्रियंका की संभावना अभी लग नहीं रही, और मेनका और वरुण जो एनडीए के फोल्ड में है, भाजपा के फोल्ड में है, उनके नक्षत्र खराब चल रहे। तो अगर ये 4 हट गए क्या, तो अब शीला कौल और अरुण नेहरू तो रहे नहीं क्या, तो गांधी परिवार शून्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 1952 से अब तक की बड़ी घटना होगी से लेकर आज तक की। संजय राणा, देखिए ऐसा है कि अमिताभ जी, जब हम चर्चा करते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की, तो राजनीतिक पार्टियां क्या होती है, अब समय समय के अनुसार उनको अपनी स्ट्रेटजी या प्लानिंग में बदलाव करने की जरूरत होती है। लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस ने, आप देखा होगा कि किस तरह से धरातल पर चलती चली गई है, और उन्होंने कभी भी अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी कार्यप्रणाली में, अपने तरीके में कोई बदलाव नहीं किया। देखिए अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो विलुप्त हो जाओगे, वही कहीं ना कहीं लग रहा है कि विलुप्त हो रहे हैं। देखिए जिस गांधी परिवार, देखिए गांधी परिवार हमें लगता था कि देश में सबसे बड़ा परिवार है, और है भी, सब लोग मानते हैं, सारे कांग्रेसी बोलते हैं देश बाद में, गांधी पहले है, गांधी परिवार पहले। वो गांधी परिवार का अस्तित्व अगर उत्तर प्रदेश में इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि एक जगह से चुनाव लड़ सके, चाहे वो मेनका जी की बात मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रियंका और राहुल जी की बात करेंगे, तो सोचनी हो जाता है कि कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है। जहां तक चर्चा हो रही थी वायनाड से, देखिए ऐसा है कि वायनाड से कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, वही जिन्ना की पार्टी थी इंडियन मुस्लिम लीग, उसके सहयोग से ही तो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं जाकर के तुष्टीकरण की राजनीति करते थे और तुष्टीकरण पे जाके खत्म हो रहा है। तो ये इनका दर्शाता है कि इनकी सोच, अपनी सोच को ही लेके चलते तो शायद आगे बढ़ जाते, लेकिन उन्होंने अपनी सोच विचारों को बदला नहीं, और जिनको बदला वो कम्युनिस्टों की सोच लेके आ गए। जो कांग्रेस का अपना एक सोच हुआ करता था, कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गया है। तो ये देखिए, विलुप्ति पे अगर कोई भी चीज आ जाती है, 100 साल पुरानी पार्टी है, अगर विलुप्त हो रही है तो इसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इनको चिंतन करना चाहिए। देखिए टीवी डिबेट में आके कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा आप विलुप्ति के कगार पे कैसे पहुंच गए। 2 सीट से लेकर के 303 सीट पर पहुंचने वाली पार्टी रात दिन काम कर रही है, और आप सिर्फ 1 घंटे काम करके सोच रहे हो यात्रा, न्याय यात्रा कर लोगे या कोई यात्रा कर लो। मैं बार बार बोलता हूं, यात्रा करने से कोई दांडी यात्रा नहीं हो जाता, और गांधी सरनेम लिख लेने से महात्मा गांधी नहीं हो जाता। उसको कर्म करने पड़ते हैं उस तरह से। जो आप कर्म नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप क्या सोच रहे हो, कक्षा 10 की पढ़ाई या कक्षा 12 की पढ़ाई एग्जाम्स है, और एक महीना पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। अब वो चीजें बदल चुकी है। ये बदलाव ठीक, इम्तिहान में, ठीक है संजय राणा, मैं प्रेम नारायण जी के पास चलूंगा। इम्तिहान के लिए कुंजी आती है क्या, चुनाव की कोई कुंजी नहीं होती, चुनाव की कोई कुंजी नहीं होती, कोई फर्रा नहीं बनता चुनाव में। इसमें तो पसीना बहाएंगे तो जीतेंगे, नहीं तो बड़े बड़ों को हैसियत बता दी भारत के ननकू और रज्जाक ने। बड़े बड़ों को इंच फुट में नाप के घर भेज दिया, पीछे उनका साइज लिख के, बड़े बड़ों को, इसलिए नहीं। प्रेम नारायण भाई, बाकी तो सबको अधिकार है अपन लड़े नहीं लड़े, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ी राजनीतिक घटना होगी 1952 में, पहली बार जब से चुनाव शुरू हुआ, जब उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार की चुनावी प्रेजेंस को लेकर इतने संकट के बादल हो, अन्यथा कभी नहीं रहा। राइट फ्रॉम 1952 से लेके 19 तक नहीं, पहली बार है ना इधर वाले ना उधर वाले, सब तरफ से संकट ही संकट दिख रहा है। ना मेनका, ना वरुण, ना राहुल, ना प्रियंका। ऐसी स्थिति आ गई जिस परिवार ने मतलब दशकों तक भारत में शासन किया। प्रेम नारायण जी, नहीं, वही बात आ गई ना। दरअसल है क्या कि पहली बात तो ये किसने कहा कि गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है, पहली बात है। दूसरी चीज, जिन्होंने पकड़ करके गांधी परिवार के सामने गांधी परिवार को खड़ा कर दिया, और आप ही बता रहे हैं कि उनका ग्रह दोष सही नहीं है, ग्रह दशा खराब चल रही है, वही ग्रह दशा जिनको बहू के सामने बहू को खड़ा कर रहे हो ना, वो बहू के भी आगे चल के बताया जाएगा कि उसकी भी ग्रह दशा खराब है, उसको कोई भाव नहीं दे रहा। ठीक है ना। तो दूसरी चीज ये है, पहला तो ये किसने भ्रम पाला और कैसे भ्रम पाला कि गांधी परिवार नहीं लड़ रहा है, ये कहा किसने है कि गांधी परिवार नहीं लड़ रहा है। दूसरी चीज जो आपने अभी कह दिया ना कि ननकू और रज्जाक ने बड़ों बड़ों को पैक करके रख दिया, वही हम बताना चाह रहे हैं, और ये आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये कोई भ्रम में ना रहे
कि अब हम बहुत बड़े हो गए हैं तो डिब्बे में पैक नहीं होंगे, उस सभी को होना है। जी ठीक, स्थितियां बनती और बिल्कुल दुरुस्त, जी बिल्कुल ठीक। प्रेमनारायण जी बड़ी अच्छी बात होती, ठीक आगे जी ठीक, बड़ी अच्छी क्लियर करते 30 सेकंड में। जी 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 जी। लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये होता है जी कि जब भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कांग्रेस हम मतलब बीजेपी परिवारवाद के वो उसमें खिलाफ है और आप हंस देते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवारवाद के उसमें नहीं चलते? इनके पीढ़ियां दर पीढ़ियां टिकट नहीं देते ये? बिल्कुल। दूसरी इन्होंने कहा कि टिकट कांग्रेस की नहीं 10 सेकंड आपका, इन्होंने कहा टिकट कांग्रेस के कौन सा घोषित प्रत्याशी ने टिकट वापस कर दिया? ठीक। इनके कौशिक जी जो वीडियो वायरल होने के बाद कहते मैं नहीं लड़ूंगा, पवन सिंह कहते मैं नहीं लड़ूंगा। स्थितियां ठीक, वो प्रशांत जी के पास चले गए। भाई नोट करो, प्रशांत पटेल ये जवाब आप दीजिए। खैर ठीक, प्रेमनारायण जी आगे बात अच्छी से आगे। जब हम ये कहते हैं प्रवक्ताओं से, मैं कहूंगा बाकी तो आप लोग बुद्धिमान हो ही, लेकिन फिर भी कि जब हम ये कहते हैं कि किसने कह दिया नहीं लड़ेंगे, आप अपनी बात को इस ढंग से कहिए, ज्यादा गौरव हो जाएगा आपके लिए भी, पार्टी के लिए भी, आपका स्तर भी ऊंचा हो जाएगा कि हम कह रहे हैं लड़ेंगे। बोलिए ना, साहस जुटाइए, कहिए हम कह रहे हैं राहुल लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगे यूपी से। ना अब बीच में बहस नहीं, मेरी बहस में ये नहीं चलता ना, कब्बाली थोड़ी ना है महाराज ना, आपको अवसर दिया, बोल लिया, लिख के रखिए अपने पॉइंट्स, ऐसे नहीं चलेगा। बोलना चाहिए था कांग्रेस को कि हम कह रहे हैं राहुल लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से, हमारा आकलन खंडित हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप में साहस है? ये साहस तो अजय राय में नहीं, खड़गे जी में नहीं। आज मैं देख रहा था कांग्रेस के लोगों ने एक मुहिम चलाई है, प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगी। अच्छा जी, ये कहो ना भाई मेरे कि नहीं कि लड़ेंगी। पहले खुद जीतने की प्रामाणिक घोषणा देश के सामने करनी पड़ती है, तब देश नेता मानता महाराज। क्या जवाहरलाल और इंदिरा गांधी इसलिए नेता हुए और सोनिया जी भी कि चुनाव लड़े लोकसभा का और जीते, हारे भी और जीते भी। क्या सोनिया जी तो नहीं हारी, लेकिन इंदिरा जी तो हारी एक बार, वरना इंदिरा जी ये कहती थी हम देश भर में चुनाव लड़ाएंगे, हम खुद नहीं लड़ेंगे, वो भी राज्यसभा से आ सकती थी। नहीं ना, चुनाव तो लड़ना ही चाहिए। खैर तारिक खान साहब, 18 दिन ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कांग्रेस का, चूंकि आपने कांग्रेस पर काफी बैटिंग की, इसलिए मुझे लगा कि सवाल आपसे पूछ लेता हूं। 18 दिन हो गए अलायंस अनाउंस हुए, ठीक, किसी ने 2 टिकट होल्ड कर दिए, किसी ने 4 कर दिए, ठीक है, लेकिन समाजवादी ने भी अपने अधिकांश टिकट घोषित कर दिए, भाजपा ने 51 टिकट घोषित कर दिए, छोटे छोटे पार्टियों ने भी घोषित कर दिए, ठीक। तो ये स्वाभाविक सवाल उठेगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी 18 दिन हो गए इस अलायंस को पब्लिकली अनाउंस हुए, कहां पर साइकिल का पहिया फंसा ही पूछा तो जाएगा ना पब्लिक डोमेन में? नहीं, ये कोई गुनाह है पूछना? या कल में जी अहम कांग्रेस आज है या कल है, और मैं पढ़ रहा था कहीं, और मुझे लगता है फाइनलाइज करने की ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। मुझे लगता है कैंडिडेट फाइनलाइज करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, चुनाव बना लेना और जीत लेना ये एक बड़ा इशू होता है। और कैंडिडेट तो कांग्रेस के पास है ही है, कुछ एक आध सीट में फंसा हो, जैसे यहाँ से गांधी परिवार लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये बड़ा निर्णय है, करना है इस बार, तो उसको वो निर्णय करने में टाइम लग रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितने इनके कैंडिडेट हैं वो लगभग फाइनल है। कई कैंडिडेट इधर से उधर गए हैं, इमरान मसूद हुए या सांसद मलिक साहब हुए, दानिश मलिक साहब, तो ऐसे तमाम सीटें भी हैं और वो कैंडिडेट भी हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक साथ नाम देगी और सारे ही नाम देगी, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। बड़ी जंग है चुनाव लड़ना, प्रत्याशी तो आएंगे ही, कौन आएगा ये देखना बाकी रहता है, मगर क्षेत्र में जनता तैयार है चुनाव के लिए, बड़ी जंग है, चुनाव लड़ना अहम है। जी प्रशांत पटेल जी, कांग्रेस के प्रेमनारायण जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ज्यादा परिवारवाद करती है और वो सबसे ज्यादा परिवारवाद वही कर रही है, ऐसा कुछ प्रेमनारायण जी कह रहे, शब्द अलग होंगे लेकिन उनका भाव ये था। भाई इसका उत्तर दीजिए। जी हम लोग परिवारवाद पे कई बार जवाब दे चुके हैं,
भारतीय अब एक बार और दे दो महाराज, चुनाव तक तो ये चलेगा ही। जी 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 जी, जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी परिवार द्वारा या व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित नहीं है। आज हमारा अध्यक्ष हैं नड्डा जी हैं, कल कौन अध्यक्ष होंगे किसी को नहीं पता है। उसके बाद कौन होंगे, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, कल कौन अध्यक्ष होंगे हमें किसी को नहीं पता है। और अगर किसी परिवार का व्यक्ति योग्य है, अगर पार्टी में 5-10 साल काम करता है, उसको अगर विधायक सांसद का टिकट दे दिया जाता है या पार्टी में कोई पद दे दिया जाता है, छोटा पद, ये परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद ये है कि एक ही परिवार को, एक ही पिता के बाद पुत्र बने या पुत्री बने, उन्हीं की लिगेसी चले, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो परिवारवाद है। भाई समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी अध्यक्ष थे, अखिलेश जी बने हैं, अखिलेश जी के बाद अर्जुन यादव बनेंगे। कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी थी, राहुल जी बने, प्रियंका जी भी हैं, कल को जो उनके या तो प्रियंका जी के बेटा बेटी बनेंगे या राहुल जी की शादी करेंगे तो उनके बनेंगे, तो निश्चित है। उसके अलावा कहीं कोई स्कोप नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी में उन्होंने अपने भतीजों को दे दिया। इन भाजपा में क्या आपने जितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, क्या उनका बेटा बेटी क्या किसी शीर्ष पद पर हैं? जितने हमारे यहाँ से अडवाणी जी, अटल जी, मुरलीधरन और जोशी से लेकर के, क्या उनका कोई परिवार का व्यक्ति राजनीति में है? क्या उनका कोई अध्यक्ष बना के भारतीय जनता पार्टी का? ये डिफरेंस है। ठीक बात। परिवारवाद पर बहुत बार बहस हुई। मुझे लगता है कि देश इस व्याख्या को समझता है कि राजा का बेटा राजा है, हो रहा है तो परिवारवाद है, राजा का बेटा सिपाही हो रहा है तो परिवारवाद नहीं कहा जाएगा। सिपाही होने का हक तो उसको है, सबको है। लेकिन नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी, वो मसला गंभीर हो जाता है। करुणानिधि, फिर स्टालिन के बाद फिर छोटा वाला भी तैयार है, बड़े बादल फिर छोटे बादल, समस्या वहां पैदा है। मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव, लालू जी, तेजस्वी यादव विधायक होते तो किसी को आपत्ति नहीं थी। बेनी प्रसाद वर्मा मुख्यमंत्री होते, अखिलेश जी विधायक होते तो परिवारवाद का आरोप नहीं लगता ना, फिर नहीं लगता। हो सकता था 10-20 साल संघर्ष करके 25 साल अखिलेश जी उस स्तर पर पहुंच जाते, तो कोई थोड़ी कहता कि इसलिए हुए कि मुलायम सिंह जी ने नॉमिनेट कर दिया। ये अंतर है। खैर, वो आज विषय नहीं मेरा, परिवारवाद पर एक थ्योरेटिकल उसकी विषय नहीं। मूल बात ये कि गांधी परिवार कल तक जो अपने को अन्यों से ऊंचा मानता था, आज वो अपने को कह रहा है भाई जिससे सब है वैसे हम भी हैं, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे देख लेंगे, बता देंगे। क्या गांधी परिवार इतना नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो गया, लघु संस्करण में? जिन लोगों ने अमेठी में संजय गांधी और इंदिरा गांधी को लड़ते देखा, अमेठी रायबरेली में, उनको अंदाज है गांधी परिवार की तासीर की। अच्छा, हम करीब मान लो जिसको समझना हो वो ऐसे समझ ले, अखिलेश जी को कोई सपाई दूसरा इक्वेट कर सकता है कि नहीं ना? क्या आपको अखिलेश जी नहीं लड़ रहे, पटेल लड़ेंगे, तो पटेल और अखिलेश जी एक हो सकते? नहीं ना। यही अंतर है गांधी परिवार का, इसलिए सवाल उठ रहा, और कोई सवाल थोड़ी ना। और मैं ऐसा आज भी मानता हूं, आप लोग सहमत हो नहीं हो, लोकतंत्र में सबको असहमति का अधिकार है, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि असहमति के, आपके असहमति के अधिकार की सुरक्षा मैं करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ने की घोषणा एडवांस में करते तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन की फिजा दूसरी होती। लेकिन जब आप अपने लिए बचाव छाता ढूंढते हैं चुनाव में, तो घुस के युद्ध में पौरुष का प्रदर्शन करना पड़ता है। इंदिरा गांधी में क्वालिटी थी, उनमें क्वालिटी थी, तभी नारा लगा एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। इंदिरा गांधी चिकमंगलूर गई तो किसी ने नहीं कहा कि वो डर के मारे भाग गई। तारिक खान, तब भी अखबार था, टीवी ना सही, अखबार तो था, तब नारा लगा था एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। लेकिन राहुल जी गए तो यही कहा गया कि आप डर के मारे चले गए। कुछ तो अंतर होगा ना दोनों के जाने में, कुछ तो अंतर होगा ना।
ये मसला है, ये विषय है। एक बात हमारे दोस्त तारिक खान ने कही कि भाई अपर्णा यादव, अपर्णा विष्ट क्यों, इसको लड़ा दो, उसको लड़ा दो। मुझे लगता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से जो लोग विशेष स्थान चाहते हैं, ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं, तारिक खान, उनको एक बार कड़े इम्तिहान में उतारा जाना चाहिए। अपनी बल्दियत के आधार पर बड़ा पद क्यों चाहते हैं? तारिक खान ने यह भी कहा कि अपर्णा को कुछ दिया नहीं भाजपा ने, ये दे देते वो दे देते। अभी तो अपर्णा यादव का टेस्ट ही नहीं हुआ, उन्होंने कोई इम्तिहान दिया ही नहीं। मुलायम सिंह जी के दूसरे बेटे की पत्नी है वो, बस इतना ही क्वालिफिकेशन है अभी तो। एक बार क्यों नहीं युद्ध में उतरे? तारिक खान उतरना चाहिए, क्या समस्या है? और जिस कारण से वो प्रेरोगेटिव की मांग करती हैं या लोग चाहते हैं कि अपर्णा जी को कुछ बड़ा मिलना चाहिए, वो कारण तो यही है मुलायम सिंह जी का उत्तराधिकार। तो मैनपुरी से अच्छा बैटल ग्राउंड नहीं हो सकता। संजय राणा बैटल ग्राउंड में उतरे और अपने क्रेडेंशियल्स को प्रूव करें। और अगर मुलायम सिंह जी की लीगेसी अपर्णा के साथ नहीं खड़ी होती तो फिर अपर्णा यादव सामान्य कार्यकर्ता है। गलत तो नहीं कह रहा संजय राणा? इसलिए मैं मानता हूं अगर डिंपल जी और प्रियंका और अपर्णा जी में मैनपुरी में मुकाबला हो जाए तो अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। कम से कम ये तो निर्धारित हो कि जनता किसको मान रही है। ये बहुत जरूरी है। परिवार के आधार पर जो लोग विशिष्टता के लिए अप्लाई करें उनको एक बार जरूर बड़े इम्तिहान में उतारा जाना चाहिए। तारिक खान साहब बात कड़वी है लेकिन है 16 व न सही। हम फला के लड़के हैं, फला की बहू हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इम्तिहान में उतरिए, परिणाम दिखाइए लाकर। प्रेम नारायण जी, जायज बात है ना, बिना इम्तिहान में उतरे नहीं। प्रेम नारायण जी इम्तिहान में धक्के खाएं हैं, चुंगी से लेके लोकसभा तक, तब भी इनको नेता ना मानो। अब बोले आप कौन है? बोले हमको राज्यसभा भेज दो। क्यों? बोले हम फलाने के भतीजे हैं, फलाने के लड़के हैं, फलाने की बहू हैं। क्यों? प्रेम नारायण जी में क्या कांटे हैं? ये तारिक खान में क्या कांटे लगे? ये क्यों नहीं जाएंगे? ये क्यों नहीं जाएंगे? आप उतरिए युद्ध में, जय पराजय का फैसला हो जाएगा, मान लिया जाएगा आप नेता हैं। मुलायम सिंह जी का उत्तराधिकार दोनों बहुओं में किसके पास है, इसका फैसला तो तभी हो सकता है जब चुनाव में उतर जाए आमने सामने। और नहीं तो फिर अपर्णा जी को सामान्य भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर ही देखा जाना चाहिए फिर प्रदेश में। फिर किसी भी किस्म की विशिष्टता की जरूरत नहीं। विशेष आसन की ना मांग होनी चाहिए ना मिलना चाहिए। डिंपल यादव चुनाव लड़ी ना, चुनाव में तो जाना ही चाहिए और लोकसभा के ही चुनाव में जाना चाहिए जो जनता के जरिए होता है। आपकी हैसियत वहीं से पता लगती है कि जनता आपको किस दर्जे का नेता आंक रही है। अपनी पार्टी बना लीजिए, उसमें आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाइए, एक अलहदा बात है। लेकिन आपके कहने से 10 लोगों को जनता जिता दे तब ना माने जाएंगे अध्यक्ष। और बता लगे अध्यक्ष जी खुद ही फंस गए तो फिर कैसे अध्यक्ष माने जाएंगे? बड़ा नेता सिर्फ और सिर्फ जनता बनाती है मित्र। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को ऐतराज होना चाहिए। किसी विधि से कोई बड़ा नेता नहीं हो सकता। जो लोग 5-5 बार राज्यसभा गए तारिक खान, उनके बारे में भी एटा इटावा मैनपुरी में जाके पूछ लीजिए, उनको लोग नेता नहीं मानते। क्या नेता वही जो लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में उतरे, मुचैटा ले और जीत कर जाए। धन्यवाद।